बहुत बड़े रेस्टोरेंट के नंबर 1 शेफ है और कई कस्टमर्स आकर आपके डिशेस खाकर पर्सनली आपको बहुत थैंक करते हैं, आपके पास आकर आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अब ऐसे में सोचिए एक दिन एक नया शेफ उस रेस्टोरेंट में अपॉइंट किया जाए जो आपसे बेहतर कुकिंग करता है और सब उसे बहुत पसंद करने लग जाते हैं। तो आपके मन में हम ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आपके मन में ये परेशानी तो जरूर आएगी ना, यार मैं इतने साल से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ, नंबर 1 शेफ हूँ और ये कल का आया शेफ, कहीं मेरी स्किल्स इसके आगे फीकी ना पड़ जाएं। तो मूवी में हीरोइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो अपनी पोजीशन को लेकर बहुत इनसिक्योर है। बस इतना इंट्रो बहुत है। तो चलते हैं 2007 में रिलीज हुई ये गुड फील रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है नो रिजर्वेशंस। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप चैनल पर आ गए हो ना और आपको जरा सा भी कुछ अच्छा लग गया हो तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं भी लगाया तो मूवी तो पूरी देख लीजिए आप। मूवी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन केट को दिखाते हैं जो अपने थेरेपिस्ट को एक डिश के बारे में बारीक डिटेल्स बता रही होती है। दरअसल केट एक शेफ है और ये उसका काम नहीं, पैशन है। इसलिए वो जिस रेस्टोरेंट में शेफ है ना, वहां पर सब उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। यही नहीं, वो एक परफेक्शनिस्ट है। अगर किसी काम में जरा से भी देरी हो गई या ठीक से ना हो पाए तो केट को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो ऑन द स्पॉट उस इंसान पर चिल्ला देती है जिसने गलती की होती है। केट का डिश टेस्ट करने वाला हर कस्टमर उसको थैंक यू जरूर बोलकर जाता है, क्योंकि उन डिशेस में लाख ढूंढने पर भी कोई कमी नहीं मिलेगी, इतना परफेक्शन, सोचिए। लेकिन अगर कोई कस्टमर उसके डिश को कुछ उल्टा सीधा बोल देना तो देखिए क्या होता है। आज ये कस्टमर फंस गया बेचारा। वो कहता है ये भी कोई डिश है?" इस पर केट कहती है कि तुम्हें पता भी है, ओवन को 140 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके 0.8 लीटर पानी को एक बाउल में रखकर कुछ खास इंग्रेडिएंट्स उसमें उबालकर जब उसका कलर पिंक हो जाता है तब जाकर ये डिश बनती है। ये डिश कभी गलत नहीं हो सकता। वैसे इसका नाम मालूम है आपको? वो कपल चुप हो जाता है क्योंकि उन्हें इस डिश का नाम ही नहीं पता। आंख बंद करके ऑर्डर कर दिया लगता है। कोई बात नहीं, अगर आपने भी कभी ऐसा किया है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो इस तरह यहाँ पर एक कपल इंसर्ट होकर चले जाते हैं। तभी केट पीछे से और चिढ़ाने के लिए कहती है कि सीधे जाकर राइट मुड़ोगे ना तो नुक्कड़ का एक होटल मिलेगा, वहां जाकर खाना खाना तुम और तुम्हारी पत्नी। इस तरह उन्हें और इंसल्ट करके वो भेज देती है। फिर केट के इस रवैये के लिए उसकी बॉस उसको बहुत डांटती है कि कस्टमर से इस तरह कोई पेश आता है। बेस्ट शेफ का ये मतलब नहीं कि तुम लोगों को इंसल्ट करती फिरो, समझ गई? दरअसल केट का ये गुस्सा कम करने के लिए उसकी बॉस ने उसको एक थेरेपिस्ट के पास भेजा होता है। तो इस तरह चल रही थी केट की लाइफ। केट अकेले के अपार्टमेंट में रहती है, घर जाकर आराम से सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर सी शोर पर जाती है और रेस्टोरेंट के लिए क्रैब, लॉबस्टर्स, फिश वगैरह खुद सेलेक्ट करके भिजवाती है। फिर अपने लिए फिश खरीद कर घर आती है। उसे उसकी दीदी का कॉल आता है जो बताती है सुनो, आज रात मैं और मेरी बेटी जोई तुम्हारे घर पर आ रही हैं। ठीक है कहकर केट फोन काट देती है। वो बाहर निकलती है तो निचली फ्लोर का एक आदमी जिसका नाम मिच है, वो कहता है मैं आपसे बहुत बार डिनर डेट के लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आज चलिए ना मेरे साथ डिनर पर केट काम का बहाना करके आराम से निकल जाती है और सीधे पहुंचती है थेरेपिस्ट के यहाँ पर। थेरेपिस्ट से काउंसलिंग सेशन लेने के बाद वो उसको एक स्पेशल डिश बना कर देती है। वो भी मजे से खाते हुए पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, और शादी वगैरह करने का इरादा भी है तुम्हारा? केट बताती है कि 5 साल पहले था मेरा एक बॉयफ्रेंड, लेकिन उससे बात जमी नहीं, फिर हम अलग हो गए। अब केट एक रेस्टोरेंट आती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तब उसे एक कॉल आता है और खबर सुनकर केट भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। दरअसल केट की दीदी और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें दीदी स्पॉट पर मर गई। डॉक्टर पूछता है कि बच्चे के पिता को इन्फॉर्म कर दो। केट भी कहती है इसके पिता को तो मैंने कभी देखा तक नहीं। जोई को जरा चोट आई होती है तो वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो केट से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो केट कुछ कह भी नहीं पाती और बेचारी रो पड़ती है। जोई समझ आती है कि उसकी माँ अब नहीं रही, बहुत रोती है बेचारी। जोई को हॉस्पिटल में छोड़कर केट अगले दिन फिर काम पर जाती है। अब सब उसको बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं। बॉस भी कहती है कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और अपनी दीदी के लिए शोक ना मनाओ, ऐसा होता रहता है लाइफ में। अभी तुम्हारा काम उस बच्चे के साथ कुछ वक्त बिताना है, वो करो। पर केट भी कहती है नहीं मैं मैनेज कर लूंगी और वो काम में लग जाती है इस तरह। पर उससे काम होता नहीं। वो अपना दर्द छुपाने की बड़ी कोशिश करती है लेकिन आखिर में स्टोर रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। बॉस उसे फिर समझाती है तो वो हॉस्पिटल जाती है और रोज जोई के लिए अच्छे डिशेस बनाकर लाती है। लेकिन जोई भी अभी सदमे से बाहर नहीं निकली। वो केट से ठीक से बात तक नहीं कर पाती। कुछ दिन के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो केट उसे अपने घर ले आती है। दीदी के घर से उसकी सारी चीजें यहाँ लाकर उसे एक कमरा देती है। वो जोई फिर अपने टॉयज वगैरह उस कमरे में अरेंज करती है। केट साथ ही उसे समझाती है मुझे रेस्टोरेंट में थोड़ा काम है तो मैं जल्दी निपटा कर आती हूँ, ठीक है? अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। फिर वो रेस्टोरेंट जाती है तो किचन में जोर सा गाना बज रहा होता है और सब मजे में होते हैं। एक आदमी तो नाच भी रहा होता है। केट जिस तरह इस किचन को मेंटेन करती थी ना, उसका एकदम उल्टा माहौल हो रखा है यहाँ पर। वो आदमी भी नाचते हुए कुकिंग कर रहा होता है और बाकी शेफ्स उसके साथ मजे से एंजॉय कर रहे होते हैं और काम भी करते हैं बड़े अच्छे से। एक शेफ प्रेग्नेंट होती है तो वो आदमी उसे आराम करने को कहकर उसका भी काम कर रहा होता है। अब केट चौंक जाती है
कहती है कि ये बंदा है कौन जिसने मेरे किचन को डांस क्लब बना दिया। वो गुस्से में बॉस से पूछती है कि ये किस जोकर को काम दे दिया आपने। बॉस कहती है वो जोकर नहीं, इटालियन फूड बनाने में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे रेस्टोरेंट में अब इटालियन खाना भी बनेगा और हमें उसकी जरूरत थी ना, तुम्हें तो पता ही है। अरे वो सब तो सही है, लेकिन मुझसे एक बार भी पूछे बगैर आपने ये डिसाइड कैसे कर लिया कि आप मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं? एक हफ्ता में नहीं आई और ये सब हो गया। बॉस भी कहती है अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो, वो इटालियन फूड बनाने में इतना माहिर है और हमारे रेस्टोरेंट का बिजनेस भी तो बढ़ाना है ना हमें। डरो मत, तुम्हारे काम में कोई अड़चन नहीं आएगी, तुम अपना काम फ्री होके करो। लेकिन केट गुस्सा होकर चली जाती है तो वहां जोए सो रही होती है। वो अपनी माँ की फोटोज को देखकर रो रही थी शायद। कट करके अगली सुबह दिखाते हैं कि केट उठती नहीं। जोए स्कूल के लिए रेडी होकर उसे उठाती है कि मुझे स्कूल जाना है। वो छत से उठकर फ्रेश होती है और ब्रेकफास्ट बनाकर जोए को देती है। फिर दोनों निकलने वाली होती है कि मिच आ जाता है और पूछता है मुझे थोड़ी कॉफी मिलेगी क्या। दरअसल मिच की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं उसके, पर उसकी वाइफ चल बसी और वो अपने बच्चों के साथ ही अकेला रहता है, इसलिए वो कभी कुछ मांग लेता है तो केट उसको बेचारा समझकर दे देती है। बड़ी अच्छी है केट। उसे कॉफी देकर केट जोए को स्कूल छोड़ने जाती है। फिर प्रिंसिपल को भी जोए की माँ के बारे में पता चलता है तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, हम इसका ध्यान रखेंगे। अब केट थेरेपिस्ट के पास जाती है और बताती है जोए अपनी माँ के बारे में सोचकर खाना भी ठीक से नहीं खाती, न जाने मैं उसको कैसे संभाल पाऊंगी। थेरेपिस्ट कहता है कि शायद उसे अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो तुम्हारे डिशेस नहीं खा रही। अरे थेरेपिस्ट जी, दीदी को तो कुकिंग का सी भी नहीं आता था, वो खुद रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाती थी। अब थेरेपिस्ट पूछता है कि बचपन में तुम और तुम्हारी दीदी क्या खाती थी, कुछ याद है तुम्हें? अरे हम तो अपनी माँ का बनाया हुआ कुछ भी खा लेते थे, वैसे वो सब कुछ अच्छा बनाती थी, हम तो किसी डिश की डिमांड भी नहीं करते थे, जो मिल गया वही खा लिया। पर थेरेपिस्ट कहता है ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुम्हें नहीं पता आजकल के बच्चे वैसे नहीं है, उनकी पसंद नापसंद को देखकर ही खाना बनाना पड़ता है। एक काम करो, तुम फिश फिंगर्स बना कर दो, बच्चों को बहुत पसंद होता है। ठीक है, आज ही ट्राई करती हूँ, कहकर वो जोए को स्कूल से घर लेकर आ जाती है। फिर वो उसे फिश फिंगर्स बनाकर देती है तो जोए के बारे में और जानने के लिए उसका फेवरेट कलर, फेवरेट डिश वगैरह सब कुछ पूछती है। लेकिन जोए को अभी भी बहुत अंदर से सदमा होता है, वो किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देती और ना ही खाना ठीक से खा पाती है। केट को तो वापस काम पे जाना होता है तो उसने जोए के लिए एक केयर टेकर अरेंज की होती है। तभी कॉलिंग बेल बजता है और केयर टेकर आ जाती है, जो कुछ ज्यादा ही है पर ट्रेंडी लगती है। खैर छोड़िए, उसे सब कुछ समझाकर केट रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। वहां वो नया शेफ म्यूजिक बजाकर आराम से कुकिंग कर रहा होता है। वैसे हीरो का इंट्रो तो दिया ही नहीं मैंने। ये नया शेफ है कहानी का हीरो, नाम है इसका निकोलस। केट उसको डांटती है कि काम करना है तो सीरियसली करो, ये नाच गाने से कोई डिश नहीं बनती समझे, कहकर म्यूजिक ऑफ कर देती है वो। पर निकोलस उसके रवैया का बुरा नहीं मानता। तब वो प्रेग्नेंट शेफ और एक वेट्रेस निकोलस से हंस हंस कर बातें करती है, जिसको देखकर केट को और गुस्सा आ जाता है। अब लंच टाइम में निकोलस सबको नूडल्स बना कर देता है, पर केट तो खाने से मना कर देती है। निकोलस कहता है अरे ये मेरी स्वर्गवासी नानी की स्पेशल रेसिपी है, क्या इसे भी टेस्ट नहीं करेंगी आप? इस तरह वो कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल होकर कहता है तो केट एक स्पून टेस्ट कर ही लेती है। तभी बॉस आ जाती है और पूछती है कि अरे तुम्हारी नानी तो अभी मियामी में रहती थी ना। इस पर निकोलस कहता है हाँ, मैं भी उनके स्वर्गवासी होने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन ये नूडल्स खा खा कर वो बहुत हेल्दी हो रही है। बेवकूफ कहीं का। खैर केट चिढ़ जाती है कि झूठ बोलकर निकोलस ने उसे अपना डिश खिलाया, इसको तो बताऊंगी मैं। अब शाम को डिनर के लिए मेन्यू दिया जाता है और केट उसे आधा कट करके निकोलस को देती है। आधे डिशेस तुम बनाओगे, आधे मैं बनाऊंगी। कुकिंग करते करते निकोलस को वो देखती रहती है। दरअसल उसे जरा जलन होने लगी थी, क्योंकि निकोलस वाकई बहुत बढ़िया शेफ है और सब उसके डिशेस को बड़ा लाजवाब बता रहे होते हैं, दीवाने भी हो गए हैं उसकी डिशेस का। केट को ये डर है कि कहीं ये मुझसे बेहतर साबित ना हो जाए, लेकिन निकोलस को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, वो साफ दिल का है। वो केट से बहुत ही कैजुअली बात करता है और पूछता है आप जो स्पेशल सॉस बनाती है वो किससे सीखा, वैसे आपको कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? इस तरह चबर चबर बातें करता रहता है। अब उसका ऐसा करना केट को बहुत डिस्टर्ब करता है और वो अपने डिशेस ठीक से बना नहीं पाती। वो निकोलस को डांट देती है, लेकिन वो पूछता है अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझसे हमेशा चिड़ी भी रहती हैं? केट उसे फ्रैंकली बता देती है कि एक हफ्ते में तुम मेरी कई सालों की मेहनत को हड़पना चाहते हो, है ना? और सोच लो, दिन में सपने मत देखो, ऐसा कभी नहीं होगा, कहकर केट गुस्से में स्टोर रूम चली जाती है। पर निकोलस वहां भी चला जाता है। इतने में बॉस आकर पूछती है कि अरे तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है? निकोलस बताता है कि केट को मेरा यहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता, हमेशा मुझसे चिढ़कर बात करती रहती है। देखिए, अगर आपको मेरे यहाँ होने से तकलीफ होती है तो मैं अभी के अभी काम छोड़कर चला जा रहा हूँ, कहकर वो अपना शेफ कोट उतारने लग जाता है। अब बॉस उसे रोकने की कोशिश करती है तो केट कहती है अरे ज्यादा सीन क्रिएट मत करो, समझे? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना काम करो जाओ, बस हाँ मुझे डिस्टर्ब मत करो और मुझे अपना काम करने दो चुपचाप। तब जाकर निकोलस रुकता है। केट घर लौटती है तो केट टेकर टाइम से पहले ही जोए को अकेले छोड़कर जा चुकी थी। कामचोर, लगता है एक पूरा पैकेट स्मोक करके गई है। जोए एक टेंट बनाकर उसमें अपने डॉल्स के साथ खेल रही होती है। केट कहती है कि केट टेकर की कोई जरूरत नहीं है, कल से तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट आ जाना, ठीक है? अगले दिन वो जोए को स्कूल से पिकअप करके अपने रेस्टोरेंट ले आती है। वो चुपचाप एक जगह बैठकर इन्हें कुकिंग करते हुए देखती है। फिर केट दूसरे शेफ्स को बताती है कि ये जोए कोई भी डिश ठीक से नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हुआ। निकोलस भी ये बात सुन लेता है और
तभी उसको एक आइडिया आता है। वो अपने हाथ का बनाया हुआ नूडल्स एक प्लेट में रखकर जोई के पास बैठ जाता है और उसे इतने चाव से खाता है जैसे दुनिया का सबसे बेस्ट डिश यही है। अब उसके खाने का तरीका देखकर जोई के मन में भी लालच आ जाता है कि सच में ये डिश बहुत टेस्टी होगा जो ये आदमी इस तरह चूस चूस कर खा रहा है। निकोलस भी उसके दिल की बात जान जाता है और कहता है तुम थोड़ी देर इसे पकड़ो, मैं अभी वापस आता हूँ। कहकर वो चला जाता है। अब जोई थोड़ा टेस्ट करती है और उसे वाकई वो बहुत अच्छा लगता है और देखते देखते वो बहुत ज्यादा खाने लग जाती है। जोई को इतने अच्छे से खाते देखकर केट की खुशी का ठिकाना नहीं होता और जब उसको ये पता चलता है ना कि ये सब निकोलस का काम है तो भाई उसे मुड़कर थैंक यू करना ही पड़ता है। फिर वो जोई को घर लाकर सुला देती है आराम से। अब अगली सुबह 4 बजे उसे भी उठाकर केट फिश खरीदने के लिए जाती है। फिर दोनों घर आकर आराम से सो जाती है और जब आंख खुलती है तो ओह स्कूल के लिए देर हो गई। पर जल्दी जल्दी जोई को रेडी करके केट उसे स्कूल छोड़ जाती है और उस प्रेग्नेंट शेफ के साथ एक स्टोर रूम में जाकर रेस्टोरेंट के लिए कुछ चीजें खरीदती है। लेकिन तभी अचानक उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। केट फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके घर आती है तो याद आता है कि जोई को तो स्कूल से लाना भूल ही गई। वो जल्दी जल्दी स्कूल जाती है तो जोई रोट कर बैठी होती है क्योंकि सारे बच्चे जा चुके थे। केट उसे फिर सॉरी बोलकर घर ला जाती है लेकिन जोई का गुस्सा ठंडा नहीं होता अभी भी। तब केट कहती है तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं करने को तैयार हूँ बेटा, प्लीज मुझसे रूठो मत, आई एम सॉरी यार। जोई कहती है ठीक है माफ किया लेकिन वो चीज मैं अभी नहीं मांगूंगी, जब टाइम आएगा तब मांगूंगी। ओह मेरी माँ ठीक है, जब तुम मांगोगी मैं तब दे दूंगी, ओके। ये कहकर जोई को मना लेती है। वक्त के गुजरते जोई केट के साथ बड़ी खुश रहने लग जाती है और रेस्टोरेंट में जाकर वो भी निकोलस के साथ बहुत मजे करती है। सभी निकोलस का बनाया वो लंच खाते हैं पर केट मना कर देती है। उससे मतलब अभी भी अंदर थोड़ा ईगो है लेकिन जोई के कहने पर वो उस डिश को फिर खा ही लेती है। अब वो घर जाती है तो जोई कहती है उस दिन आपने याद है ना प्रॉमिस किया था कि मेरे लिए कुछ भी करेंगी, क्या मैं कुछ मांगू? हाँ हाँ जरूर मांगो, तुम मांगो। जोई केट के कान में कहती है कल संडे है ना, रेस्टोरेंट में भी काम नहीं होगा तो आप निकोलस को घर बुलाइए क्योंकि मुझे उसके हाथ का वो इटालियन डिश बहुत पसंद है। अब केट को निकोलस से इस तरह पूछना बड़ा अजीब लगता है लेकिन जोई की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो निकोलस से पूछ ही लेती है। वो भी इटालियन फूड बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स भी वो खुद लेकर आता है। केट उससे पूछती है क्या मैं कुछ मदद करूं? निकोलस कहता है अरे तुम चुपचाप जाकर बैठ जाओ, आज मैं और जोई मिलकर कुकिंग करेंगे। फिर वो एक बॉक्स को फ्रिज में रखकर कहता है इसे कोई हाथ मत लगाना, ठीक है? फिर निकोलस और जोई मिलकर आराम से कुकिंग करते हैं। कुकिंग का काम जितना मुश्किल है ना उतना ही लोग एंजॉय करके सारे डिशेस बनाते हैं। फिर एक टेंट बनाकर तीनों बैठकर कैंडल लाइट में आराम से खाते हैं। जोई फिर इनके साथ गेम्स खेलती है और वो इतनी खुश होती है जितनी वो पहले कभी नहीं थी। जोई फिर थक करके सो जाती है। फिर केट निकोलस से पूछती है तुमने कुकिंग कहाँ से सीखी? वो बताता है कि पहले तो अपनी नानी से, फिर मैंने एक छोटा रेस्टोरेंट ज्वाइन किया जहाँ के ओनर बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, उन्होंने ही मुझे कला सिखाई। लेकिन फिर मैं उनकी बेटी को डेट करने लगा और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। पर मैंने उनसे कई इटालियन स्टाइल डिशेस बनाना सीखे थे और उस एक्सपीरियंस के बल पर मैंने 2 साल मिलन के एक रेस्टोरेंट में काम किया और बस इसी तरह कई रेस्टोरेंट्स में काम करके मुझे ये एक्सपीरियंस मिला। केट उससे कहती है तुम इतने अच्छे मतलब शेफ हो तो खुद अपना रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? हाँ प्लान तो मेरा यही था लेकिन फिलहाल अभी नहीं होगा। कहकर वो फ्रिज से वो बॉक्स निकालता है जिसमें वो एक डेजर्ट बनाकर लाया था। दोनों बैठकर उसको खाने लग जाते हैं। केट उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती है। उसके मुंह में डेजर्ट चिपका हुआ होता है तो निकोलस उसे पहुंच देता है और दोनों किस करने वाले होते हैं लेकिन तब निकोलस कहता है एक्चुअली मुझे निकलना चाहिए अभी। कहकर वो चला जाता है। अगले दिन केट अपने थेरेपिस्ट को निकोलस के बारे में बताती है और कहती है लगता है मुझे निकोलस अच्छा लगने लगा है। थेरेपिस्ट भी उसका मजाक उड़ाता है कि बेचारा पता नहीं किस जन्म में कौन से पाप किए होंगे जो तुमसे पाला पड़ने वाला है उसका। केट भी हंसकर वहां से निकल जाती है और जोई को स्कूल जाती है। प्रिंसिपल कहती है जोई आजकल क्लास में सोती रहती है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने पूछा तो कहती है रोज शाम को मैं रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और रात तक वहीं रहती हूँ इसलिए मुझे नींद आ रही है, ऐसा कहती है वो। आप जानती भी हैं अगर चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट को पता चला कि आप एक छोटी बच्ची से काम करवा रही है तो वो जोई को आपसे अलग कर देंगे और उसे कहीं और रखेंगे। केट कहती है आपको गलतफहमी हुई है, वो वहां पर काम नहीं करती बल्कि काम मैं करती हूँ। एक्चुअली मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती ना, इसलिए अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती हूँ। खैर आपने कह दिया तो आज के बाद मैं उसे रेस्टोरेंट नहीं लेकर जाऊंगी। अब जोई को नहीं पता तो वो बड़ी खुश होती है कि मुझे आज भी रेस्टोरेंट में जाकर निकोलस से मिलना पड़ेगा और मजा आएगा मतलब। लेकिन केट मना कर देती है और उसे प्रिंसिपल की बात समझाती है। वो बहुत रोती है क्योंकि उसे कुछ दिन के लिए जो खुशी मिली थी वो सब उससे छिन जाएगी। लेकिन केट नहीं मानती और उसे घर ला आती है। जोई भी गुस्सा होकर केट से बात नहीं करती और अपनी माँ की फोटोज को देखने लगती है। और कोई रास्ता न पाकर केट मिच के पास जाकर कहती है कि जब तक मैं रेस्टोरेंट से ना लौटूं क्या आप जोई को देख लेंगे? वो भी मान जाता है। फिर केट रेस्टोरेंट जाती है तो सारा काम निपटाकर निकोलस उसे ड्रिंक करने के लिए पूछता है। पहले तो केट ना कर देती लेकिन वो कन्विंस कर ही लेता है और दोनों किचन में बैठकर ड्रिंक करते हैं, डिनर भी। फिर दोनों मिच के घर जाते हैं। मिच ने जोई का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा होता है। केट निकोलस को उससे मिलवाती है और थैंक यू कहकर जोई को घर लेकर आ जाती है। निकोलस भी अपने घर के लिए निकलता है तो जाने से पहले केट को किस कर देता है और लगता है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिर जोई अपनी माँ के साथ ली हुई वीडियोस को देखकर बहुत रो रही होती है।
तब केट उसके पास बैठकर उसे दिलासा देती है। सुबह जोई कहती है कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है मेरा। केट भी कहती है फिर तो मुझे भी रेस्टोरेंट जाने का मन नहीं है, और ये कहकर केट आज छुट्टी ले लेती है। फिर क्या था, सारा दिन दोनों घर पर बैठकर नए नए गेम्स खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में केट के ना आने से सारे डिशेस निकोलस को बनाने पड़ते हैं और दूसरों को सुपरवाइज भी करना पड़ता है। वो सब कुछ करता है और जरा सी भी टेंशन नहीं लेता। बॉस तो दंग रह जाती है कि एक आदमी इतना सब कुछ संभाल सकता है। वो कहती है काम करती हूँ, मैं तुम्हें परमानेंट शेफ बनाना चाहती हूँ और तुम्हारे टैलेंट डिशेस का एक अलग काउंटर बनाना चाहती हूँ। फिर निकोलस केट के बारे में सोचता है कि न जाने उसे कैसा लगेगा। वो बॉस से कहता है कि अभी डिसाइड मत कीजिए, मैं केट से बात करके आपको बताता हूँ। उस रात वो एक डिश लेकर केट के घर जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर वो डिश को टेस्ट करवाता है और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने को कहता है। वो भी छोटे से छोटा इंग्रेडिएंट बता देती है। फिर दोनों किस करते हैं और थोड़ा रोमांस भी चलता है। अगले दिन निकोलस और जोई मिलकर एक पैनकेक बनाते हैं। जोई कहती है क्यों ना हम तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलें जिसमें आप दोनों कुकिंग करना और मैं आपको सर्व करूंगी। अब सभी हंस देते हैं और फिर वो मार्केट जाते हैं जहां केट एक ग्रीन लीफ खरीदती है। वो निकोलस को बताती है कि इस लीफ से मैं अपना स्पेशल सॉस बनाती हूँ, तुम्हें पता है, और मैं तुम्हें बना कर दूंगी इस बार। उसके बाद तीनों मिलकर शहर घूमते हैं, मजे करते हैं। अब अगले दिन दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं जहां दूसरे शेफ्स निकोलस से कुछ डिशेस के बारे में डाउट पूछ रहे होते हैं। निकोलस के आने से पहले सभी केट से पूछा करते थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है और ये देखकर केट को थोड़ी जेलसी तो जरूर होगी यार। यहाँ तक कि बॉस भी केट से नहीं, निकोलस से ही हर बात पूछती है। अब केट निकोलस को अकेले में जाकर कहती है मैं 2 दिन नहीं आई तो तुमने सब कुछ है अपने कंट्रोल में ले लिया, तुम मेरी जगह लेना चाहते हो ना। निकोलस उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अरे ऐसा नहीं है यार, पर केट उसकी बात सुनने की मानसिक स्थिति में नहीं होती। गुस्से में निकोलस बाहर चला जाता है। अरे उससे भी तो गुस्सा आएगा क्योंकि वो जानबूझकर थोड़ी कर रहा था। घर पर जोई पूछती है कि आज तुम्हारे साथ निकोलस क्यों नहीं आया। केट कहती है उसका अपना घर नहीं है क्या जो हमेशा यहाँ पड़ा रहेगा, नहीं आएगा वो, तुम जाओ सो जाओ। जोई को लगता है ये पता नहीं, वो भी जाकर सो जाती है। उसे बुरा लगता है यार। तब केट को निकोलस का वॉइस मैसेज आता है कि देखो मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। बॉस ने मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, लेकिन मैंने तो उन्हें साफ कह दिया था कि मैं तुमसे बात करूंगा पहले, और तुम्हें जो पसंद नहीं होगा मैं वो काम नहीं करूंगा। और ये सब कुछ जाने बगैर तुम न जाने क्या क्या सोचकर मुझसे गुस्सा हो गई। और अब केट गिल्टी फील करती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले दिन केट रेस्टोरेंट जाती है तो निकोलस काम छोड़ चुका था। अब बॉस केट को ढूंढती है कि एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझती क्या हो। 2 दिन जब तुम नहीं आई ना तो निकोलस ने अकेले पूरे किचन को संभाला था। तुम्हारे वाले डिशेस भी उसने खूब बखूबी बनाए थे। और क्या तुम जानती हो कि वो कितना एक्सपीरियंस और टैलेंटेड शेफ है। तुम कुछ भी करो, मेरे लिए निकोलस जैसा एक अच्छा टैलेंट शेफ ढूंढ कर लेकर आओ, कैसे भी करके। केट ये समझ में नहीं आता कि अब वो करे क्या। वो कई शेफ्स को इंटरव्यू करती है लेकिन उसे कोई ठीक लगता ही नहीं। जोई भी बार बार निकोलस के बारे में पूछती रहती है कि वो कब आएगा कब आएगा। अब अगले दिन जोई घर पर नहीं होती। केट उसे हर जगह ढूंढती है और आखिर में निकोलस को कॉल करती है। वो भी अपनी कार लेकर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर जोई को ढूंढते हैं। कहाँ गई यार वो कहीं नहीं मिलती। निकोलस को लगता है कि शायद वो अपनी माँ की कब्र पर होगी। उसका अंदाजा ठीक था। जोई वहीं बैठी होती है। वो कहती है मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। फिर केट उसे दिलासा देती है कि मम्मी बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम टेंशन मत लो, कहकर वो उसे गले लगा लेती है। निकोलस फिर दोनों को घर छोड़ता है और तब केट उससे माफी मांगती है कि मैंने जल्दबाजी दिखाई और तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया, इसके लिए सॉरी, मुझे माफ कर दो यार और प्लीज वापस रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लो। निकोलस कहता है कोई बात नहीं, काम छोड़कर मैंने अच्छा ही किया वैसे, क्योंकि मुझे सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े रेस्टोरेंट में एग्जीक्यूटिव शेफ की पोजीशन मिली है और पता है कल रात को मेरी फ्लाइट है। ये कहकर वो केट से विदा लेकर निकल जाता है। अगले दिन केट काम कर रही होती है लेकिन वो परेशान है कि अब निकोलस यहाँ कभी नहीं आएगा। तभी एक कस्टमर उसका बनाया हुआ मीट खाकर कहता है अरे ये तो ठीक से पका ही नहीं। केट इस बार गुस्सा नहीं होती बल्कि उसे दोबारा वो डिश बना कर देती है। इस बार वो कहता है कि ये मीट फ्रेश नहीं है। तो इस बार तो केट चिढ़ जाती है और सच में कच्चा मांस ले जाकर उसके सामने रखकर कहती है ये लो इसे खा लो, ये सबसे फ्रेश मीट है, खाओ इसे खाओ इसे। बॉस उसे फिर डांटती है तो वो अपना शेफ कोट उतार कर कहती है अरे नहीं चाहिए मुझे ये नौकरी जिसमें ऐसे बेहुदा लोगों के लिए मुझे कुक करना पड़े, कहकर वो चली जाती है। अगले दिन वो अपने थेरेपिस्ट से मिलती है और सब कुछ उसे बताती है कि कल मैंने ये सब कुछ कर दिया। थेरेपिस्ट कहता है कि तुम्हें लाइफ में वही काम करना चाहिए जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती हो। केट वही करती है। वो घर जाकर उस ग्रीन लीफ से अपना स्पेशल सॉस बनाती है और उसे लेकर निकोलस के घर जाती है जो कि सैन फ्रांसिस्को जाने की तैयारी कर रहा है। वो कहती है ये वो सॉस है जिसके बारे में तुम अक्सर पूछते थे ना, ये मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूँ, इसे टेस्ट करके बताओ कैसा बना है और क्या तुम सच में मुझसे दूर जा रहे हो, मत जाओ ना यार। ये कहकर केट उसे अपने दिल की बात साफ साफ बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर क्या था, निकोलस सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता और अगले सीन में दिखाते हैं जैसा जोई ने कहा था, निकोलस, केट और जोई मिलकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। निकोलस और केट कुकिंग करते हैं और पहले दिन जोई उनके डिशेस को सर्व करती है। इस तरह बन गई इनकी हैप्पी फैमिली और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है दोस्तों यहाँ पर खत्म। मुझे मालूम है ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी, और नौटंकी थोड़ा ज्यादा हो गई हो तो उसके लिए माफी। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना।